क्लासेस, दिस इज वैभव और आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोगों ने उस लेक्चर को छोड़ा था जहां पे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म कर चुके थे और स्टार्ट करना था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी है जिनमें उन्होंने अपने एस्पेक्ट्स बताए थे अबाउट द एटम और उसके बाद कुछ लिमिटेशंस मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे उनके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जिसको वो मतलब परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे उस चीज़ का। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे टाइम आगे पास हुआ अलग अलग थ्योरीज आई, अलग अलग मॉडल्स आए। ठीक है, उसमें से एक मॉडल जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं जो कि बहुत हद तक मतलब मैक्सिमम हद तक सही है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा थ्योरी और आ जाए एटम के ऊपर जो इसको भी फेल कर जाए तो हम लोग वो फॉलो करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक जो सबसे सुटेबल सबसे परफेक्ट थ्योरी माना गया मतलब चल रहा है अभी इस ट्रेंड में वो क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें 5-6 पोस्टुलेट्स हैं जिनके बारे में जो मतलब ये ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जो कि डाल्टन के लिमिटेशंस को क्या किए बहुत हद तक एक्सप्लेन भी किए और अभी तक के लिए जितने भी हम लोग कंसेप्ट्स वगैरह पढ़ते हैं उनको ये फुलफिल करते हैं। ठीक है, मतलब सब सेटिस्फाइड करके आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, गौर करिएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, क्या कि द एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। ठीक है, द एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। स्टूडेंट्स देखिए जब हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे तो उसमें उन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। अगर आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो वेरी फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, डाल्टन ने ये बोला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। ऐसा क्यों बोला गया? हो सकता है एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हो जो उससे छोटे साइज के हो, उससे स्मॉलर साइज के हो, तो ऐसा देखा गया। तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स कुछ ऐसे देखे गए जो कि जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं, फिर न्यूक्लियस होता है, ये सब होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एज अ होल एज अ एटम के बारे में अगर हम आपको जानकारी दे तो एटम होता है। ठीक है, एटम होता है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, एटम मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, एटम क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है मतलब चीजों को, मतलब एटम उन्हीं सब चीजों से मिलकर बना है। तो जब एटम भी किसी चीजों से मिलकर बना है तो जाहिर सी बात है वो सब चीजें और छोटी होंगी और फंडामेंटल होंगी और एलिमेंट्री होंगी। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है यहाँ पे एटम्स इज नॉट कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल, मतलब इसके अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स अब हैं जो इससे साइज में छोटे हैं, मतलब और एटम्स फर्दर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है जिसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो एटम के अंदर हो गए और डिवाइड हो गया एटम। ठीक है, एटम और डिवाइड हो गया, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, देखिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे नाम लेके आप लोग को बस थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दे रहा हूँ। जैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इसके अलावा ग्रेविटॉन्स, मेसॉन्स, बोसॉन्स, ये सब भी कुछ ना कुछ अमाउंट में पड़े रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेवियॉन्स ये सब इसके अंदर पड़े रहते हैं, इसके अंदर एटम के अंदर कहीं ना कहीं ये सब छुपे होते हैं। लेकिन ये सब हम लोग हायर स्टडीज में इनके बारे में, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तब इनके बारे में ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसमें हम लोग देख लिए कि एटम्स के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो जिसमें से प्रोटॉन मान लीजिए P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे P+ से करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, बहुत ध्यान सुनिएगा, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों, पहले और तीसरा, ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, while the electrons revolves in the orbit, revolves in the orbit, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बना रहता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता है। ये तो बहुत बेसिक चीज है, आप लोग जानते होंगे इस बारे में, ठीक है। तो ऐसा बताया क्या गया, पहला पॉइंट जो उनका था कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर और भी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया क्या, देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। डॉल्टन ने बताया कि जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट होते हैं, इन्होंने प्रूफ भी दिया। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आप लोगों ने सुना है, चलिए नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स एक ऐसे स्पीसीज होते हैं जो केमिस्ट्री के ऐसे स्पीसीज, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफर होते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे के। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन समझिए, हाइड्रोजन H है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। बेसिकली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एक तो 1H1 होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है। एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम, ठीक है। हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं और ट्राइटियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है क्योंकि सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 और ट्राइटियम का भी एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास इसका 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है, ठीक है। प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है और ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आइसोटोप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये मतलब बहुत हम इनिशियली बात कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि इसके बारे में सब सुने हुए होते हैं इसलिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने अपने 1 या 2 या 3 आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो जैसे देखिए ये सब क्या है, ये सब सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन के ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स है, ठीक है। लेकिन इन लोगों का एटॉमिक मास डिफर कर गया ना, एटॉमिक मास डिफर कर गया तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में या एटॉमिक मास, अगर हम एक ही एस्पेक्ट पे बात करें, एटॉमिक मास के एस्पेक्ट पे बात करें तो क्या हुआ, ये तीनों डिफर तो हो गए, ये तो है क्या, एक ही एलिमेंट के पार्ट है तो एक ही एलिमेंट ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, उन्होंने कहा था, डॉल्टन ने क्या कहा था, सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन इनका एटॉमिक मास चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आइसोटोप्स का एग्जांपल देके हम लोग इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर सिमिलर एटम, सेम एटम एलिमेंट की बात करें तो जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के एटम्स क्या करें, सिमिलर प्रॉपर्टीज को कैरी करें, वो सब डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन का भी एक अच्छा एग्जांपल है, क्लोरीन भी 2 फॉर्म में पाया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17 होता है, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17 होता है, और एटॉमिक मास उसका 35 भी होता है, 37 भी होता है। तो इन सब फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने अबंडेंट, एबंडेंसी एक वर्ड आता है, एबंडेंसी, कितना वो अमाउंट ऑफ, कितना क्वांटिटी में पाया जा रहा है वो, ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के, हाइड्रोजन के अलावा भी। तो ये एक पॉइंट था जिसके बेसिस पे, ये एग्जांपल था जिसके बेसिस पे हम ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर पाए। आइसोटोप्स इज एन इंपॉर्टेंट व्हाट एग्जांपल फॉर दिस पॉइंट, ओके। लेट्स मूव फर्दर। तो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, डॉल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन सम रिस्पेक्ट्स, ठीक है। सम रिस्पेक्ट मतलब कुछ कुछ रिस्पेक्ट में, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितना मर्जी। हम लोग जैसे जैसे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग को सब पता समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन सम रिस्पेक्ट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने आइसोबार्स, जैसे आइसोटोप्स होता है वैसे ही कुछ आइसोबार्स भी होता है, ठीक है। आइसोटोप्स मैंने क्या बताया, स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स मैंने क्या बताया, एटम्स या स्पीसीज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक था। ये क्या था, ये आइसोटोप्स था। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार आर दोज स्पीसीज, ध्यान से सुनिएगा, आइसोबार्स आर दोज स्पीसीज व्हिच हैव
सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा, जैसे इसमें क्या था, इसमें एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफर कर रहा था। इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफर करता है। जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम। आप लोगों ने देखा होगा, यहां तक तो सब मतलब मैक्सिमम याद करके रखते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। हम लोग सीरीज में 1 से लेके 20 तक क्या करते हैं, ये हम लोग को होमवर्क मिला रहता है, देखिए हमको भी मिला था, आप लोगों को भी मिला होगा। 1 से 20 तक सब एलिमेंट्स को याद करो, उनका एटॉमिक नंबर याद करो, एटॉमिक मास याद करो, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे, थोड़े बच्चे क्या होता है नहीं याद कर पाते हैं, ठीक है। समय के साथ वो लोग भी याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस में लाएंगे याद हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, नहीं याद है तो, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का होता है क्या 20 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखिए अलग अलग है, ऑर्गन इज 18 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम इज 20 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, ठीक है। और अब एटॉमिक मास की बात करें, मैंने क्या बोला, आइसोमर्स से होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम। तो आप लोग देखते हैं कि दोनों का एटॉमिक मास जो होता है वो 40 होता है, 40, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसके एटम्स भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। लेकिन ये सब क्या जो एटॉमिक मास है क्या है, सेम है, कुछ रिस्पेक्ट में सेम है। हम यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सेम तो दिख ही रहा है, क्यों, एटॉमिक मास तो सेम दिख रहा है हम लोग को इस केस में, ठीक है। लेकिन दोनों मेटल कैसे है, मतलब दोनों एलिमेंट कैसे है, डिफरेंट है। तो क्या बोल रहा था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन सम रिस्पेक्ट। तो एटॉमिक मास जब सेम हो गया तो बहुत सारे रिस्पेक्ट में ये सेम हो गया। पहला रिस्पेक्ट तो एटॉमिक मास ही हो गया, ठीक है। बाकी इनका रिएक्शंस करेंगे, कुछ लॉज देखेंगे तो उसमें भी सिमिलर प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन लोगों का एक रिस्पेक्ट में तो सेम हो ही गया प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से वीडियोस को देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। अभी हम हटेंगे, पहले समझा ले सब पॉइंट्स, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो अब समझिए, अब समझिए फोर्थ पॉइंट, हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ये सब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। रिएक्शंस में जो सबसे छोटी क्वांटिटी है, सबसे छोटा स्पीसीज है जो पार्टिसिपेट करता है, वो एटम ही है, ठीक है। वो एटम ही है। इसके अंदर घुस के हम लोग प्रोटॉन को निकाल के रिएक्शन नहीं कराएंगे, न्यूट्रॉन को रिएक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन नहीं कराएंगे, एटम ही करता है। जो डिफरेंट एटम्स पाए जा रहे हैं स्पीसीज में, दुनिया में, पीरियोडिक टेबल में, क्या करते हैं, वही रिएक्ट करते हैं दूसरे एटम से, दूसरे एलिमेंट से, किसी स्पीसीज से, और कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एटम ही है, ठीक है। ये बात तो डाल्टन ने भी कही थी, ठीक है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल नहीं, सॉरी, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कौन होता है, वो एटम्स ही होता है, ठीक है। उसके और अंदर हम नहीं जाते हैं। एटम्स स्मॉलेस्ट होगा, उससे ऊपर और ऊपर जाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक। तो ये था चौथा पॉइंट, ठीक है। एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। द मास ऑफ द एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। द मास ऑफ द एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, जो फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है, E = mc²। E क्या है, एनर्जी ऑफ द एटम, m क्या है, मास ऑफ द एटम, c क्या है, c क्या है, c आप लोग जानते हैं क्या है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। E क्या है, एनर्जी है, E क्या है, एनर्जी है। M क्या है, मास, किसका, एनर्जी किसका, एटम का, मास किसका, एटम का। C स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस अगर मान लीजिए हमको मास पता है तो स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोग को ऑलरेडी पता हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लोग किसी भी एटम का जिसका मास हमको पता है उसकी एनर्जी भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पांचों पॉइंट थे जिसको अभी तक हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं मॉडर्न फॉर्म में, ठीक है। अभी तक इसको यूज करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स हैं, मॉडर्न है,
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मतलब ये हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी जितने भी हम लोग कंसेप्ट्स पढ़ते हैं उनको ये फुलफिल करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों के सामने अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, ये सब कुछ ऐसे टर्म्स है जिनका जानना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे फिजिकल केमिस्ट्री का टर्म आएगा, जहां भी कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड बात होगी, वहां ये सब कंसेप्ट्स की बात होगी। तो ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके, हट रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि सब बेसिक डेफिनेशंस आने वाले हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए ये आप लोग बहुत शुरू से सुनते हुए आ रहे होंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स वगैरह वगैरह। क्लास 8 से ये सब का टर्म्स हम लोग के मतलब इन सबसे परिचय हो चुका होता है क्लास 8 वगैरह में। ठीक है, तो हम लोग इन सब पे बात करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास बेसिकली हम क्या समझते हैं इससे, कि एटॉमिक मास बेसिकली अगर कोई पूछता है हमसे एटॉमिक मास क्या होता है, तो हम लोग समझते क्या और बोलते हैं वही चीज। जैसे क्या एटॉमिक मास का मतलब हम लोग बोल देते हैं, कोई पूछता है तो मास ऑफ अ सिंगल एटम। ठीक है, मास ऑफ द एटम। ठीक है, इनिशियली या अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं, क्या? मास ऑफ ए एटम। ठीक है, सही है, गलत नहीं है, इसको गलत नहीं बोलेंगे, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, हो गया मास ऑफ एन एटम। ठीक है, समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। मतलब ये सब टर्म्स आगे भी आप लोगों को यूज होंगे, जहां जहां केमिस्ट्री आएगा वहां ये टर्म्स यूज होने वाले हैं, तो इस चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम। देखिए मास होता है, कहीं हम लोग वेट से भी कंपेरेबल करते हैं, जो कि जो अलग अलग चीज है। मास और वेट इज नॉट सेम थिंग, वो फिजिक्स का टॉपिक है, वहां पे आप लोग देखिएगा उस चीज को। ठीक है, लेकिन वहां पे हम इतना यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे उस चीज की, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैं मास पे बात करता हूँ। ठीक है, तो मास को हम कभी कभी वेट से क्या होता है, रिलेट कर देते हैं। जैसे वेट, किसी का वेट क्या है, किसी का मास क्या है। ठीक है, डेफिनेशंस के तौर पे या दोनों को अगर ऐसे पर्टिकुलरली जाके देखेंगे तो अलग अलग दोनों का मतलब होता है, लेकिन दोनों का कुछ हद तक मतलब सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, एकदम अलग अलग चीज, जमीन आसमान, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो एटॉमिक मास की लोग बात करते हैं, जिसका मतलब होता है मास ऑफ एन एटम। ठीक है, समझते हैं इस चीज को, किसी भी एटम का मास। ठीक है, तो देखिए इस चीज को समझने के लिए देखिए क्या होता है, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए जब हम लोग शुरू करते हैं कोई चीज मतलब मान लीजिए कोई चीज, किसी चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग तौल रहे हैं, नाप रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्वांटिटी बनाए हुए हैं, केजी, ग्राम, मतलब ऐसा यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल केजी, किलोग्राम। ठीक है, तो उसमें हम लोग केजी क्या है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यूनिट ऑफ क्या है? मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, मास का यूनिट है, आप सब जानते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना भाई, केजी क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेकिन आप लोग सच में जानते हैं केजी होता क्या है? केजी की डिफिनेशन क्या होती है? केजी कहाँ से आया? केजी तो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आज के सोफिस्टिकेटेड एरा में हम लोग तो जान रहे हैं कि केजी क्या होता है। केजी हम लोग नापने के लिए, तौलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रीवियस एरा की बात करें, जब हम लोग अभी मतलब अभी हम लोग पैदा किया, मतलब हम लोग के अभी पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे, और पहले की बात हो रही है, 1800 की बात हो रही है, 1800 की बात हो रही है। ठीक है, जब ये सब की खोज चल रही थी, सब पे काम चल रहा था, तब केजी आया। केजी का मतलब उस समय क्या समझा गया? ठीक है, केजी का मतलब देखिए, केजी होता क्या है, पहले तो हम लोग केजी को पढ़ते हैं। केजी तो बहुत एक सिंपल वर्ड है, आप लोग बोल देते हैं, कहीं भी मेजर कर लेते हैं कहीं भी, लेकिन कभी सोचा है आप लोगों ने केजी होता क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, घबराइएगा। ठीक है, केजी होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक आप लोग क्यूबिकल बीकर लीजिए, क्यूबिकल बीकर समझ रहे हैं, जिसका मतलब हाइट भी हो, ब्रेथ भी हो, और कुछ डायमेंशन, जैसे हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो। ठीक है, हाइट, लेंथ, ब्रेथ। ठीक, लेकिन सबका लेंथ कितना हो? 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 यूनिट डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल शेप में हो, क्यूबिकल शेप में बीकर हो। ठीक है, क्यूबिकल शेप में बीकर हो, जिसका हाइट, लेंथ, ब्रेथ कितना हो? 1 डेसीमीटर हो। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, एक बीकर लेना है क्यूबिकल शेप का, क्यूबिकल समझ रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसकी बराबर होती है, उस शेप का लेना है, उसमें पानी भर देना है। क्या भर देना है? पानी। ठीक है, पानी भर दिए, उसमें पानी भर दिए, कहां तक? पूरा एज तक, 1 डेसीमीटर तक। मतलब पानी का वॉल्यूम कितना हो जाए? वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाए? वाटर का वॉल्यूम हो जाए कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जानते हैं आप लोग क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है?
क्यूब का अगर मान लीजिए साइड ए दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो बेसिक मैथ है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। अब इसको हम हीट करते हैं कहाँ, किस टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, जो कि सही है क्या, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जब भी वाटर, ठीक है, देखिए, द वाटर विथ वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब when heated at 4 डिग्री सेल्सियस, then that is known as what, 1 kg, ठीक है। उसको 1 kg बोलते हैं, किसको, जब किसी वाटर को 1 डेसीमीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम हो, जब वाटर को जिसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो और उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको 1 kg बोलते हैं, ठीक है। केजी का कंसेप्ट बहुत पहले आया था, बहुत पहले 1850 के आसपास आया था, जब अभी सोफिस्टिकेटेड एरा जहां हम लोग जी रहे हैं ये नहीं था, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है। उस समय इस पे बात हो रही थी। तो केजी को कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे क्या, कि 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम का वाटर लेते हैं, ठीक है, और उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो क्या बोलते हैं उस चीज को, केजी बोलते हैं, ठीक है। उस चीज को क्या बोलते हैं, केजी। अगर मान लीजिए कहीं भी केजी पे डिस्कशन हो रहा है तो फाइनली वो डिस्कशन यहीं पे आके रिलेट होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, यहीं पे आके उसको रिलेट होना है, क्योंकि यहीं से ही चीजें निकल के बाहर आई है, यहीं से चीजें निकल के और एक्सपैंड हुई है, ठीक है। तो ये जैसे क्या किया हम लोग, तो ये समझाने का मतलब क्या था कि जैसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग केजी तो यूज करते हैं, लेकिन वो केजी आया कहां से, केजी क्या है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, हम लोग इससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग, ये तो बात हुई जैसे हम लोग कुछ चीज तौल रहे हैं, कुछ भी तौल रहे हैं, तो केजी क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वो सब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज है, ठीक है। उसके लिए हम लोग केजी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए और बहुत स्मॉल क्वांटिटी वाले वर्ड्स होते हैं, जो कि अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो वो सब यूज होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं उस चीज को, ठीक है, उस चीज को समझते हैं हम लोग। देखिए, चलिए, तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है, समझिए कोई चीज तोड़ रहे हैं और हम लोग को पता नहीं है कि उसका क्या यूनिट होने वाला है, क्योंकि केजी, समझ लीजिए केजी तो हम लोग एटम्स के लिए यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग को पता नहीं है कि किस यूनिट में हम लोग उसको मेजर करें, ठीक है। तो समझिए कि कुछ मेरे पास कुछ बॉल्स है, वो होता है ना क्या, बिलियर्ड्स बॉल होता है, ऐसे ठक करके मारते हैं जाके, ऐसे उसमें गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है, टेबल टाइप होता है, बिलियर्ड्स जानते हैं ना, ठीक है। समझ लीजिए उसकी कुछ बॉल्स है, कुछ आइडेंटिकल बॉल्स है मेरे पास। आइडेंटिकल बॉल्स मतलब सेम साइज के हो, सेम शेप के हो, और मास भी सबका आइडेंटिकल हो, सेम है, ठीक है। तो इसकी कमी नहीं है अपने पास। ये हम लोग के पास समझ लीजिए बहुत ढेर सारा है, ठीक है, ये बॉल्स हम लोग के पास ढेर सारा है, जिसका वेट हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग के पास है। इसकी मदद से क्या करेंगे हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो समझिए, इस चीज को समझिए, इजी करते हैं इस चीज को। मान लीजिए बॉल है मेरे पास, ठीक है, ये बॉल हम लोग के पास है, बहुत ढेर सारा है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक जैसा वेइंग बैलेंस होता है ना, वेइंग बैलेंस, समझिए ऐसा कुछ है हम लोग के पास, ऐसा कुछ है, ठीक है। यही ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे समझ रहे हैं, जैसे तराजू होता है ना, ऊपर नीचे, यहाँ का पलड़ा भारी होता है तो ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऐसे जब वेट बराबर होता है तो लेवल पे आ जाता है। तो वैसे ये दोनों बीकर है, ऐसे झूलेंगे। जब मान लीजिए इसका पलड़ा भारी है तो ये नीचे जाएगा, इसका पलड़ा भारी है तो ये नीचे जाएगा, और जब वेट बराबर होगा तो एक दूसरे के लेवल में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को कोई बॉक्स मेजर करना है, बॉक्स, तो बॉक्स हम लोग रख दिए इसमें, ठीक है। ये क्या है, ये कोई बॉक्स है जो इसमें रख दिया, ये क्या है, कोई बॉक्स है जो इसमें रख दिया, ठीक। अब मान लीजिए इसमें हम लोग को जो बॉल्स थी हम लोग के पास बिलियर्ड्स वाली, वो एक बॉल रखे तो ये झुक गया, मतलब अभी क्या है, इसका पलड़ा भारी है। 2 बॉल रखे, ठीक है, अब भी झुका हुआ है। 3 बॉल रखे, ऐसे ही रखते चले। मान लीजिए 5 बॉल रखे, अभी भी ये नीचे है। जैसे ही 6th बॉल रखे, बराबर हो गया, ठीक, क्या हो गया, बराबर हो गया, अब लेवल पे आ गया। तो जैसे 2-3 बॉल था, 3 बॉल था, 4 बॉल था, 5 बॉल था, तब तक तो ये भारी था, लेकिन जैसे 6th बॉल रखे, क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बराबर हो गया ये चीज, ठीक है। बराबर होने का सेंस मतलब एक बॉक्स, मतलब मास ऑफ 1 बॉक्स, या हम जैसे कह सकते हैं मास ऑफ 1 बॉक्स, या मास ऑफ बॉक्स की बात करें, एक ही बॉक्स है, मास ऑफ बॉक्स, वो किसके बराबर है,
6 इंटू मास ऑफ बॉल, ठीक है, मास ऑफ बॉल क्या है, मास ऑफ बॉल, ठीक है, मास ऑफ बॉल, ठीक है। अब मान लीजिए एक और चीज, ये तो बॉक्स की बात हो रही है, मान लीजिए आपको कोई बुक मेजर करना है, बुक का वेट लेना है, ठीक है, बुक का वेट लेना है, मान लीजिए कोई केमिस्ट्री बुक है, अपनी केमिस्ट्री बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, केमिस्ट्री की क्या है, बुक है अपने पास, जिसको हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 6 बॉल रखे, अभी भी ये भारी है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 बॉल रखे, अभी भी ये भारी है, 7 बॉल रखे, 8 बॉल रखे, मान लीजिए 8वें बॉल को रखते ही ये क्या हुआ, बैलेंस हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ बुक, ये दूसरी चीज है, मतलब अलग अलग, हम बताना क्या चाह रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को वेट करने का तरीका। तो क्या आता है 8 इंटू क्या, मास ऑफ बुक, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, मास ऑफ बुक, सॉरी मास ऑफ बॉल, क्योंकि बॉल के साथ मेजरमेंट हो रही है। देखिए हम लोग को कैसे पता चला कि ये हल्का है, क्योंकि हम एक बॉल रखे, एक बॉक्स रखे, तो बॉक्स भारी हो गया, ये हल्का हो गया, वेइंग बैलेंस यही तो बताता है कौन भारी है कौन हल्का है, या दोनों बराबर है, ठीक है। तो बॉक्स रखे तो ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया, तो समझ में आ गया बॉल क्या है, हल्का है। तो ये देखिए 6 टाइम्स है, देख सकते हैं मास ऑफ बॉक्स 6 टाइम्स मास ऑफ बॉल है, मतलब ये चीज क्या है, ये चीज भारी है उससे, ठीक है, ये चीज क्या है, उससे भारी है, ये इसका 8 टाइम्स है, ये इसका 6 टाइम्स है। अब मान लीजिए ये जो मास ऑफ बॉल इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, मास ऑफ बॉल बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करेंगे तो मास ऑफ बॉल लिखेंगे, ये बड़ा एक चीज होता है ना, देख रहे हैं मास ऑफ बॉल कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है, देख रहे हैं कि हम लोग मेजर करने के लिए क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, ये बॉल है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस पूरे चीज को एज अ होल रिप्लेस करेंगे किसी एक क्वांटिटी से। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे हम अभी केजी का एग्जांपल दिए थे, तो केजी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर एट 1 डेसीमीटर क्यूब, वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हीटिंग एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे टर्म्स की जगह हम लोग केजी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, केजी क्वांटिटी यूज करते हैं। तो मान लीजिए इसकी जगह भी हम लोग जो वो पूरा वर्ड था वाटर वाला, उसकी जगह हम लोग केजी यूज किए, तो समझ लीजिए इसके लिए हम लोग केजी लगाते हैं। मान लीजिए मास ऑफ बॉल को हम केजी मान ले रहे हैं, सपोज मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू केजी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं क्या 6 केजी, इसको क्या लिख सकते हैं 8 केजी, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं। तो मास ऑफ बॉक्स कितना हो गया 6 केजी, मास ऑफ बुक कितना हो गया 8 केजी, ठीक है। तो केजी क्या था, मतलब ऐसे समझ लिए कि क्वांटिटी है मेजरमेंट करने की, ठीक है। तो देखिए मतलब किसी भी चीज को हम अभी तक इतना हम लंबी कहानी सुना है किस लिए, ये समझाने के लिए कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक रेफरेंस सेट करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग उस चीज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस सेट है केजी, ठीक है, केजी इज अ सब्सटेंस या इज अ क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फॉर सम बिगर सब्सटेंस, जैसे बुक बॉक्स हुआ, बुक हुआ, तो इन सबको मेजर करने के लिए हम केजी यूज करते हैं। लेकिन एटम्स के केस में तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, एटम्स के केस में तो छोटी क्वांटिटी है, तो हमको छोटा कुछ यूज करना पड़ेगा। तो समझिए, तो कोई भी चीज को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो ऐसे ही एटम्स के मास को मेजर करने के लिए, जो एटम्स का मास है, आई होप आपको कोई क्लियर हो गया होगा एग्जांपल, ठीक है। तो एटम्स के मास को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो यहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड सेट हुए। जब हम लोग केमिस्ट्री पीरियड वगैरह में पढ़ने लगे तो वहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड सेट हुए, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट हुए, ठीक। तो जैसे एटम्स के लिए अब शुरू हुआ, तो क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड उठाए, हाइड्रोजन एटम एज अ स्टैंडर्ड उठाए, और ऐसा बोला गया कि कोई भी एटम का मास हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो कितना टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के एटम के मास से, ठीक है। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन का मास लिया और एक तरफ उस पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम का मास लिया, और देखा कि वो पर्टिकुलर एटम हाइड्रोजन के मास से कितना ज्यादा भारी है, ठीक है, हाउ मच हैवियर देन द वेट ऑफ द और मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऐसे देखा गया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक कारगर साबित नहीं हुआ, ठीक है, ये क्योंकि मान लीजिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स के मास दिखाते गए, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आ रहा था। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग नेग्लेक्ट किए, इग्नोर किए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन से भी कुछ दिक्कत हुई हम लोग को, ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड माना गया, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ। उसके बाद एट द एंड हम लोग चूज किए कार्बन को, ठीक है। कार्बन बहुत ही मतलब अपने अर्थ प्लस में समझिए बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली वो एलिमेंट है, एटम है, और बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता है। कार्बन भी जैसे
एक ही फॉर्म में नहीं पाया जाता। जैसे मैंने टर्म्स यूज किया था आइसोटोप्स ना, आइसोटोप्स भी देखिएगा, कार्बन कार्बन जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, ये कार्बन 12 फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन 13 फॉर्म में पाया जाता है और कार्बन 14 फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये वाला कार्बन सबसे स्टेबल फॉर्म होता है, कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म और सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे जाहिर से बात है स्टेबल है तो भाई यही यूज होगा ना। ठीक है, स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये दोनों उतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी एबिडेंसी भी कम होती है, एबिडेंसी और इसकी एबिडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, एबंडेंट है मोस्ट, मतलब ये क्वांटिटी में ज्यादा पाया जाता है और ये दोनों कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज होता है, हम लोग इसकी बात करेंगे इन दोनों के लिए। ठीक ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब देखिए कार्बन 12 को हम लोग माने स्टैंडर्ड, मतलब कि ऐसा बोला गया कि कार्बन 12 से कंपेयर किया गया हर एलिमेंट के एटम में। ठीक है, बोला गया क्या कि जैसे बात करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, 14। देखिए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को बोलते हैं 14 into 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ऐसा बोला गया। ठीक है, मतलब कार्बन के मास का 1/12 पार्ट। ठीक, क्या हुआ, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हुआ। ठीक है, 14 into 1/12। देखिए सिर्फ कार्बन एटम के मास की बात नहीं कर रहे हैं, उसके 1/12 की बात कर रहे हैं, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मास ऑफ सोडियम, मान लीजिए मास ऑफ सोडियम Na एटम। ठीक है, Na एटम, तो क्या हुआ, ये सोडियम का जानते हैं अपना मास 23 into 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ऐसे हर एलिमेंट के लिए लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, फिर फास्फोरस के लिए, किसी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ नाइट्रोजन के लिए और सोडियम के लिए। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझिएगा। अब जैसे ये 23 into 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम हो गया। ठीक है, अब देखिए 23 into मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये जैसे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम है। अब देखिए इस चीज को हम लोग लिख रहे हैं, बार बार इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। जैसे वहां पे वाटर में उतना बड़ा यूज करने के बजाय हम लोग केजी यूज कर रहे थे। अभी जो बॉल का एग्जांपल दिए थे, वहां मास ऑफ बॉल की जगह हम लोग भी केजी यूज कर लिए थे, एग्जांपल के तौर पे मान लिए थे हम उसको। तो यहाँ भी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इतना लंबा लंबा लिखने के बजाय हम लोगों ने फिर से एक इसके जगह पे एक ट्रिक चुना, एक वर्ड, छोटा सा वर्ड जो कि इसकी जगह पे यूज किया जाएगा, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसका नाम आया AMU। क्या आया, AMU, A.MU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या हुई, यही 1/12 into मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसका मतलब क्या हुआ, 1 AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इसको बोला गया ये। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करते हैं तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इस चीज को फर्दर लिख सकते हैं 14 और इस पूरी चीज की जगह AMU, 14 AMU, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 AMU। ठीक है, बात समझ में आ रही है। या मैंने बोला कि इस पूरे क्वांटिटी की जगह, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है लिखने के लिए, तो हम लोग इसको छोटी की है इस चीज को और इसको बोला गया AMU। तो कोई भी आपसे AMU पूछता है क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक, और अगर कोई मास ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछता है, मास ऑफ किसी भी एटम का पूछता है, तो आप लोग उसके न्यूमेरिक वैल्यू के साथ AMU जरूर लगाएंगे। ठीक है, AMU, जिसको आज के एरा में, आज के दौर में उसको U बोलते हैं, U, AMU की जगह U बोलते हैं सिर्फ। AMU तो उस समय बोलते थे जब ये प्रीवियस एरा में डेराइव हुआ था, अब इसको U बोलते हैं, जिसका नाम है यूनिफाइड मास। क्या नाम है, यूनिफाइड मास। क्या नाम है, यूनिफाइड मास। उस समय क्या नाम था, एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या नाम है, यूनिफाइड मास। तो कहीं कहीं आप लोग AMU भी दिख सकता है, कहीं कहीं आपको U भी दिख सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप लोग को U ही दिखेगा, क्योंकि ये हम लोग मॉडर्न एरा में इसको यूज कर रहे हैं U को। ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को पूछता है तो आप लोग सिर्फ 14 नहीं बताएंगे, 14 AMU बताएंगे या 14 U बताएंगे। मास ऑफ सोडियम एटम को पूछेगा तो 23 AMU बताएंगे या 23 U बताएंगे। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी में, जैसे देखिए एक टर्म आता है एटॉमिक मास, आया हो आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक,
अब एक और आता है रिलेटिव मास, ठीक है, रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास के लिए जैसे हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं, इसको हम रख कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम रख कर रहे हैं, इस चीज को हम रख कर रहे हैं, उस वही चीज सब पे अप्लाई होगा। अब समझिए ये 14 AMU है, इसको थोड़ा साइड में लिख रहा है, इसको हम थोड़ा साइड में इसलिए यहां लिख रहा है 14 AMU, ठीक है। ये क्या है, 14 AMU क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम है 14 AMU, इसकी जगह 14 AMU लिख दिए, ठीक। अब मान लीजिए इस चीज को हम उठाएं, यहाँ पे ये 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन में इस चीज को उठाएं और इसके नीचे ले लें, मतलब ऐसे लिखिए इसको 14 इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन 1/12, क्योंकि इस चीज को हम उठा के ले आ रहे हैं, ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, समझिएगा, कार्बन 12 एटम, ठीक। तो इसकी वैल्यू है 14, ठीक। ये 14 कैसे आया आप समझिए, मास अपॉन मास का रेशियो है, ठीक है, मास अपॉन मास का रेशियो होता है, मास को मास से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को देखिए यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हम लोगों ने कितना निकाला, 14 AMU। और अभी मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो वीडियो रिवर्स करके पीछे जाइएगा 2 मिनट देखिएगा। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम का मतलब क्या होता है, 1 AMU। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम का हम लोग पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या बताए थे, इसकी जगह क्या यूज किए थे, AMU, तो इसके वर्ड क्या आया, AMU, ठीक है। अब देखिए AMU से AMU खत्म हो गया, बचा क्या 14, भाई 14 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो AMU कैंसिल हो गया, मतलब जो रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास यूनिट लेस होता है, क्या होता है, यूनिट लेस, उसकी कोई क्वांटिटी, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, एटॉमिक मास, आई होप आपको क्लियर हो गया। एक और टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास, क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में समझते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, इस चीज को हम रख कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास देखिए, देखते चलिए, देखिए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, समझिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास के बारे में पढ़े तो ये भी तो जरूरी है उसमें देखना, ठीक है। देखिए एवरेज एटॉमिक मास किस एलिमेंट से निकालते हैं, जो एलिमेंट्स एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, फॉर्म में मतलब आइसोटोपिक फॉर्म आप लोगों ने सुना, जैसे मान लीजिए क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 35 इसका एटॉमिक मास भी होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और 37 भी इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। 35 भी होता है, 37 भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 35 भी होता है, 37 भी होता है। अब देखिए हम लोग ओवरऑल जानते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, क्या पढ़ते हैं, 35.5 पढ़ते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास, ठीक है, 35.5 पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सबको कहीं दिख नहीं रहा है एटॉमिक मास उसका 35.5, तो ये जो 35.5 है ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है, क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, इट इज नॉट द एटॉमिक मास, इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, हर फॉर्म जैसे कभी भी पूछता है तो क्लोरीन को ही टारगेट बना के पूछता है वो, ठीक है, क्योंकि सबसे कन्वीनियंस तरीके से हम लोग जो करते हैं वो क्लोरीन के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को, ठीक है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 17, एटॉमिक मास 35 और इसका 37, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, हम आरएएम से उसको लिख रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास, इसको एएम से हम लिख रहे हैं, ठीक है। समझिएगा कैसे इसको लिखते हैं, देखिए एबंडेंसी मतलब अमाउंट जितना वो नेचर में पाया जा रहा है, तो इन दोनों का जो एबंडेंसी होता है किस रेशियो में होता है, जैसे मान लीजिए ये 3 रेशियो में पाया जा रहा है तो ये 1 रेशियो पाया जाता है, 3:1 का रेशियो होता है दोनों का, ये 3 का रेशियो होता है, ये 3 और ये 1, ठीक है, मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में ये कम क्वांटिटी में, ये रेशियो होता है क्या, नेचर में इसके पाए जाने का, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एबंडेंसी इनटू एटॉमिक मास अपॉन टोटल एबंडेंसी, मतलब जैसे अभी समझा रहे हैं एबंडेंसी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसका समेशन होता है, समेशन मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअस एडिशन जो हम लोग करते हैं अलग अलग सब्सटेंस के लिए, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए आगे बढ़ेगा हम वो करेंगे, जैसे समझिए एग्जांपल समझाते हैं, जैसे तो फॉर्मूला हो गया क्या, समेशन ऑफ एबंडेंसी इनटू एटॉमिक मास अपॉन समेशन ऑफ एबंडेंसी या टोटल एबंडेंसी, अभी देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऊपर वाला हम रख कर रहे हैं ये चीज को, एवरेज एटॉमिक मास के हेडिंग को, ठीक है। अब देखिए इस चीज को भी हम साइड में लिख दें, देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
इसकी बात हो रही है क्लोरीन 17 35 की बात हो रही है और क्लोरीन 37 17 की बात हो रही है। रेशियो क्या है इसका 3:1, ये 3 के रेशियो में और ये 1 के रेशियो में, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूले को आगे बढ़ते हैं, जैसे एबंडेंसी इनटू एटॉमिक मास, जैसे एबंडेंसी इसकी कितनी है 3 है, 3 टाइम्स है, इसको 3 मान के चलते हैं 3, ठीक। इनटू इसका एटॉमिक मास कितना है 35, कितना है पहले वाले का देखिए 3 एबंडेंसी है और एटॉमिक मास कितना है 35, एबंडेंसी कितनी है 3, एटॉमिक मास कितना है 35, तो 3 into 35, फिर समेशन मतलब अब इसको ऐड करना है, अगले वाले की तरफ बढ़ना है। मान लीजिए इसको और फॉर्म में पाया जाता है, 3-4 फॉर्म में पाया जाता है, तो सबको ऐड करते हुए चलते, जैसे हम ऐड का साइन बीच में लगाए, ठीक है। तो अब इसकी एबंडेंसी कितनी है 1 और एटॉमिक मास कितना है, एबंडेंसी कितनी है उसकी एबंडेंसी कितनी है 1 और एटॉमिक मास कितना है 37, तो 1 into 37 अपॉन, ठीक है, दो ही था तो दो बार लिखे, हम लोग ऐड कर लिए, और समेशन ऑफ एबंडेंसी, तो 3 और 1 3 + 1 3 + 1, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पुट कर दिए। अब देखिए 3 into 35 करेंगे, 5 3 15, 1 कैरी 3 3 9 1 10, 105 प्लस 37 अपॉन 3 + 1 4, ठीक है। ये आ गया, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 4 1 142/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 4 3 = 12, ठीक, 4 3 = 12, 2 बचा 35.20, ठीक है 35.5, तो देखिए अब निकल के आ रहा है, मतलब हम बोलना क्या चाह रहे थे, कि जो 35.5 आप लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो उसका एटॉमिक मास नहीं बल्कि क्या है एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। वो दो फॉर्म से मिलके बना है, दो आइसोटोप से मिलके बना है, 35 जिसका एक का एटॉमिक मास 25 है, एक का 37 है, ओवरऑल 35.5 करते हैं उसका, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा टर्म आता है, अगला टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या आता है ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास कुछ है नहीं, देखिएगा ग्राम एटॉमिक मास कुछ खास नहीं है, इसी से इसका रिलेशन है, इसी से ये आया हुआ। क्या बोलते हैं इसको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, जब कोई भी मास हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी एटम का मास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास से क्या इसका रिलेशन होता है, ग्राम एटॉमिक मास, पहले हम हेडिंग डालें ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। देखिए जब कोई भी एटम का मास हम लोग पढ़ रहे हैं तो किस क्वांटिटी में पढ़ रहे हैं उसको, AMU में पढ़ रहे हैं या U में पढ़ रहे हैं, ठीक है, AMU या U में, AMU में पढ़ रहे हैं या U में पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मास U में पढ़ रहे हैं या यूनिफाइड मास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। एक चीज और, 1 AMU की जो वैल्यू होती है, कहीं पे लिख लीजिएगा इस चीज को, 1 AMU की जो वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻27 kg होती है। इस चीज को कहीं लिख लीजिएगा, पूछता है कभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, एक एमयू की वैल्यू क्या होती है 1.66 × 10⁻27 kg होती है, ठीक है। पूछ देता है कभी कंपटीशन में पूछ देता है, ठीक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, जो बात कर रहे थे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो AMU और U, ठीक है, AMU और U ये तो बहुत छोटी क्वांटिटीज है जिसके हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी है जिसके हम मेजर कर रहे हैं, इस चीज को छोटे-छोटे पार्टिकल्स के लिए मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको यही चीज को जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए जैसे नाइट्रोजन का जो है क्या 14U है, 14U है एटॉमिक मास, ठीक है, तो ये क्या है U यूनिफाइड मास है, ठीक है। जब इसी चीज को हम लोग चेंज करते हैं ग्राम एटॉमिक मास पे, ध्यान दीजिएगा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब किसी चीज को हम लोग चेंज करते हैं ग्राम एटॉमिक मास में तो करते क्या है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, और जो उसका यूनिट है, जैसे यहाँ पे U है, वहां उसकी जगह G लगाते हैं, मतलब ग्राम लगाते हैं, ठीक है। तो when the atomic mass is expressed in grams, when the atomic mass is expressed in grams, then it is called what ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जब भी किसी एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम यूनिट के साथ लिखते हैं, उसकी AMU या U को हटा के, तो उसको क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम एज इट इज ही रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्राम एटॉमिक मास में क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास देखते चलिए, एक चीज हम समझाते चल रहे हैं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, ठीक। मॉलिक्यूलर मास, देखिए मॉलिक्यूलर मास, अभी तक एटम पे बात हो रही थी, अब मॉलिक्यूल पे बात होगी। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, मॉलिक्यूल से बात है, जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल का, अमोनिया NH3 जानते हैं आप लोग, अमोनिया क्या है, NH3 क्या है, अमोनिया, ठीक है, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम क्या है अमोनिया। एक चीज समझिए,
तो एटॉमिक मास हम लोग एटम के लिए यूज करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी क्या करते हैं, एटम्स के लिए यूज करते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास इसलिए यूज करते हैं फॉर मॉलिक्यूल्स, फॉर मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दुनिया में उनके लिए हम लोग कम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब इसके लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ, जरूरत पड़े तो नोट भी करते चलिएगा, सम ऑफ एटॉमिक, सम कौन सम, यही वाला सम, SUM, ये वाला सम, वो SOM वाला सम नहीं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ द एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है, इन दैट मॉलिक्यूल। जैसे इसमें क्या कौन कौन से एटम्स है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 U, देखिए U भी लिखते हैं लेकिन ओवर लिखिए, 14 प्लस कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक, तो 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, और टोटल कितना U लगा दिया, ठीक है, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17 U, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का ऐसे निकलते हैं, क्या करते हैं, इंडिविजुअल एटम्स के मासेस को जोड़ लेते हैं, वही एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाया है, तो वही मासेस मिलके मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे, वही रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास मिलके मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए, जैसे वाटर की बात करें, छोटा सा एग्जांपल है वाटर, इसमें हाइड्रोजन का कितना हुआ, 2 हुआ, 2 हाइड्रोजन का 2 हुआ, ऑक्सीजन कितना हुआ, 16 हुआ, ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 18 U, ठीक है, कितना आएगा, 18 U, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट आता है क्या, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसी के आगे आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही लगा दे रहे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को, ये भी मॉलिक्यूल्स के लिए यूज हो रहा है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब जैसे अभी हम अमोनिया की बात किए थे, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 17 यूनिट, क्या आया था, 17 यूनिट आया था, ठीक है, तो 17 यूनिट आया था, तो अब ग्राम में बात करनी है तो वही चीज करेंगे, क्या, इस कांस्टेंट वैल्यू को न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन लिखेंगे, और जो यूनिट था U या ALU उसकी जगह क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। So when the molecular mass of any molecule is expressed in grams, then it is called gram molecular mass, जिसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मोलर मास। देखिए मोलर मास, ठीक है, इसको मोलर मास कहते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा कांसेप्ट है, यहाँ पे समझिएगा। मोलर मास हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के लिए भी यूज करते हैं, अगर एटम्स की बात करेगा तो वहां पे मोलर मास एटम्स के लिए यूज होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास तब कहेंगे जब वो चीज मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होगी, वो तो आपको स्पेसिफाई कर देगा। अगर क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें स्पेसिफाई कर देगा कि मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, जैसे भाई नाम तो देगा ही, किसकी बात कर रहा है, किसी एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, या किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, अमोनिया या वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो मोलर मास के बारे में बात करेंगे, तो किसकी बात होगी, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, मोलर मास के बारे में पढ़ चुके थे। मोलर मास देखिए, मोलर मास एक ऐसा वर्ड है जो कि अगर एटम्स के बारे में बात किया जा रहा है तो उसको ग्राम एटॉमिक मास की तरह लेते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स के लिए बात की जा रही है तो मोलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये सब बातें थी जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके। अब जो अगला कंसेप्ट है, अगला टर्म्स है जो कि समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है, मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, फिर मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सब हम लोग पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो अगला सबसे लास्ट कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ना बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, मोल कंसेप्ट। क्या है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट समझिएगा, मोल ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग पहले ही चैप्टर जो यूनिट डायमेंशन होता है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट एरर वगैरह जिसमें वो पढ़ते हैं, उसमें ये चीज आती है, जैसे मतलब क्या, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं और उसकी यूनिट आती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं और उसकी यूनिट आती है। तो जो वहाँ पे मोल जो वर्ड आता है, मोल, वहाँ पे जो मोल वर्ड आता है वो किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मतलब ये क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि किसी सब्सटेंस में मतलब कोई सब्सटेंस है तो उसमें कितना अमाउंट वो सब्सटेंस है, कितना अमाउंट मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, ये चीज ये मेजर करता है। जैसे आप लोग अगर बहुत इनिशियली स्टेज पे जाएं, जैसे मान लीजिए क्लास 3rd 4th 5th में जाए, तो वहां पे आप लोग को 1 डजन का मतलब समझा देते हो। 1 डजन क्या होता है, 1 डजन मतलब कोई भी 12 आइटम्स, उसमें कितने आइटम्स होंगे, 1 डजन किसी चीज की बात करें तो उसमें कितने आइटम्स होंगे, 12 आइटम्स होंगे। 1 डजन बनाने की बात करें तो उसमें कितने बनाना, 12 बनाना। एप्पल की बात करें, 1 डजन एप्पल की बात करें तो कितने एप्पल्स, 12 एप्पल्स, ठीक है। तो वैसे ही ये तो बहुत
कॉमन चीज हो गई ना, कॉमन चीज मतलब जैसे एप्पल बनाने के लिए लोग ये चीज पढ़ते थे। अब ये जो हम मोल पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ रहे हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी चीज हो गई ना, तो इसलिए उसको थोड़ा छोटी चीज हो गई लेकिन क्वांटिटी उसकी ज्यादा है, इसलिए ये क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए आप देखिए अब ये 1 डजन का 12 एटम्स हो गए और 1 मोल मतलब कितना होता है? 1 मोल मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 आइटम्स। ठीक है, आइटम्स, ठीक है। 1 मोल किसी का, ठीक है, जैसे 1 डजन बनाना तो 12 बनाना, ठीक है। अगर हम 1 मोल बनाना की बात करें तो इसमें कितने बनाना होंगे? 6.022 into 10 to the power 23। कहीं इस चीज को 6.023 भी लिख रहता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं वो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं, डाउटफुल डिजिट्स होते हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, लेकिन कन्वीनियंस के हम लोग यही लिखते हैं क्योंकि ये 2 से 4 से सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स हुआ, वैसे 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power कितना हुआ? 23 आइटम्स हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं। जैसे मान लीजिए इसी की बात करें, इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर में मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स की बात करें तो एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये होता है, इतनी ज्यादा इसका नंबर, मतलब ये 23 को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो 1 लिखिए और 1 के आगे 23 जीरो लगा दीजिए पीछे की तरफ, ठीक है, तो आप लोग समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी क्वांटिटी है, ठीक। तो ये हुआ इसका मतलब, ठीक। क्या हुआ कि किसी भी मोल में मतलब एक मोल किसी की बात करें, लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि एक मोल जिसकी बात कर रहा है उसकी बात करें, 1 मोल ऑफ एटम की बात कर रहा है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, ठीक। 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है? मतलब जिसकी भी बात करेगा उतनी ही वो चीज होगी। जैसे 1 डजन एप्पल में कितने एप्पल? 12 एप्पल्स। 1 डजन बनाना में कितने बनानास? 12 बनानास। वैसे 1 मोल एटम्स में कितने एटम्स? इतने 6.022 10 to the power 23 एटम्स। मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स, किसी की भी बात करेगा, ठीक है, किसी की भी बात करेगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी बात करेगा तो इसके बाद वही चीज आएगी। आइटम्स मतलब आइटम्स मत लिखिएगा कभी, ठीक है, क्या लिखिएगा? वो रिस्पेक्टिव चीज जिसकी वो बात कर रहा है, जिसके बारे में वो पूछ रहा है, जिसके बारे में वो आपसे जानकारी चाहता है, ठीक है। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, इतनी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए एक चीज और कि एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। निकालते कैसे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है, स्मॉल n से, ठीक है। और होता क्या है? होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। ये एक फार्मूला है इसका नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का किसी भी एटम से मॉलिक्यूल्स में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर पूछता है देखिएगा, अगर पूछता है कि हाउ मेनी मोल्स, ध्यान सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम, ठीक। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स अमोनिया प्रेजेंट है? कितने मोल्स अमोनिया प्रेजेंट है? और क्वांटिटी दिया हुआ है कितना? 34 ग्राम। 34 ग्राम अमोनिया में, 34 ग्राम अमोनिया में कितने मोल्स अमोनिया मौजूद है, ठीक है। तो कितने मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, n की बात कर रहा है, n को पूछ रहा है, ठीक। और मास कितना दिया हुआ है? गिवन मास कितना दिया हुआ है? 34 ग्राम, 34 ग्राम, ठीक है। एक चीज हम आपको बता चुके हैं, मोलर मास अगर मॉलिक्यूल्स के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे मोलर मास किसके लिए यूज हो रहा है? मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलर मास है किसके लिए यूज हो रहा है? अमोनिया के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, अमोनिया के लिए। तो अमोनिया के लिए यूज हो रहा है तो इसका आप लोग जानते हैं मोलर मास कितना होता है? मोलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अमोनिया का 14 मतलब n का 14 और h का 3, 14 और 3 17, तो इसका 34 ग्राम दिया हुआ है और 17 ग्राम हम लोग को निकाल चुके, हम लोग निकाल लिए, क्योंकि हम लोग को निकालने आता है, सिखा चुके हैं कैसे निकलता है, ऐड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के मासेस को, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम खत्म, कितना आया? 2, कितना आया? n बराबर 2 मोल्स, n बराबर 2 मोल्स, n बराबर 2 मोल्स, ठीक है, n बराबर 2 मोल्स, ठीक
ठीक है। तो n की वैल्यू ऐसे पूछता है, अगर एटम्स के लिए पूछेगा तो एटम्स के लिए रखेंगे, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास रखेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए पूछेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, जिसको मोलर मास कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज और, इतना आप लोग समझ गए, एक चीज और समझते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जैसे एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 मोल्स, n बराबर कितना आया अमोनिया के लिए, 2 मोल्स आया यहाँ पे, ठीक है। और एक मोल में आप लोग जानते हैं, एक मोल में आप लोग जानते हैं कितनी क्वांटिटी होती है, 6.022 into 10 to the power 23 क्वांटिटी होती है, आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो एक मोल में कितने होंगे, 2 मोल में कितने होंगे, इसको बोलते हैं, देखिए इस क्वांटिटी को एक नाम है, इसका नाम है अवोगाद्रोस नंबर। क्या है, अवोगाद्रोस नंबर, Na बोलते हैं इसको, n सबस्क्रिप्ट में a, नीचे की तरफ a होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, अवोगाद्रोस नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे n क्या है, 2 मोल्स है। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स, 2 मोल में कितने पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए एक मोल में हम बोल सकते हैं किसके बराबर है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर है, तो 2 मोल कितना होगा, 2 मोल्स कितना होगा, 2 मोल्स होगा 2 अवोगाद्रो नंबर से बराबर, ठीक है। ये सब जानने वाली बात है, 3 टाइम्स होगा तो 3 अवोगाद्रो नंबर, 4 टाइम्स होगा n होगा तो n टाइम्स अवोगाद्रो नंबर, समझ रहे ना, ठीक है। तो सब छोटी छोटी चीज है, ये सब आपको पढ़ते चले, कंसेप्ट समझते चलेगा। देखिए क्वेश्चन जब लगाएंगे मोल कंसेप्ट का या किसी भी कंसेप्ट का या किसी भी टॉपिक का, तो कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चंस लगाने के लिए कंसेप्ट्स पहले से जानना बहुत जरूरी होता है। अगर कंसेप्ट्स पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है क्वेश्चंस लगाने में, ठीक है। अगर नहीं समझे रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो आप लोग को क्या करना है, कंसेप्ट्स पहले अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस पे जंप करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो, तो ऐसे आप लोग मत करिएगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझिएगा, उसके बारे में अध्ययन करिएगा, सोचिएगा कैसे हो रहा है, उसके बाद आप लोग जाइएगा। आप लोग हेल्प ले सकते हैं बहुत अच्छे से, हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी कंसेप्ट समझा दें, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज और है, तो मोल कंसेप्ट अभी चल रहा है हम लोग का। अब देखिए एक चीज और, क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, बहुत ध्यान से इसको नोट करके स्टार बना के जैसे चाहे वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर नंबर ऑफ मोल बराबर 1 है, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर कितना है, 1, क्या है 1, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला n = m/1, तो n की जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि हम 1 मान लिए इसको, तो m/m हो जाएगा, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, स्मॉल m = कैपिटल M, स्मॉल m = कैपिटल M, मतलब गिवन मास और मोलर मास बराबर हो गए, गिवन मास और मोलर मास बराबर हो गए। कब, जब नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, 1 होगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स 1 होता है तो गिवन मास और मोलर मास बराबर हो जाते हैं, गिवन मास और मोलर मास बराबर हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए 1 मोल ऑफ वाटर में कितना वाटर यूज हुआ, 1 मोल ऑफ वाटर में कितना वाटर यूज हुआ, या 1 मोल ऑफ वाटर में कितना वाटर यूज हुआ, तो हम लोग सोचते हैं कितना वाटर यूज हुआ, मतलब वो गिवन मास के बारे में पूछ रहा है, कितना मास उसको चाहिए, ठीक है, कितना मास यूज हो रहा है, तो ये पूछ रहा है, मान लीजिए यही पूछ रहा है 1 मोल ऑफ वाटर में, तो 1 मोल मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी दे दिया है, 1 दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं गिवन मास इसके बराबर होता है, जब n = 1 होता है तो मोलर मास के बराबर, ठीक है। तो इसका मोलर मास आप लोग निकालना जानते हैं, ठीक, क्या होता है, वाटर का 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 16, तो कितना होता है 18 ग्राम, ये देखिए जानने वाली बात है, 18 ग्राम। क्यों 18 ग्राम, क्योंकि गिवन मास मोलर मास बराबर होता है जब n = 1 होता है, और यहाँ पे n = कितना है, 1 है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये था पूरा मोल कंसेप्ट जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी है, ठीक है। पूरा मोल कंसेप्ट यही है, इसमें कुछ ऐसा इधर उधर से नहीं पढ़ना है, हम लोग को बेसिक चीज टू द पॉइंट चीज पढ़िए और उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए, ठीक है, तब मजा आएगा क्वेश्चंस लगाने में, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का बेसिक कंसेप्ट वाला टॉपिक, जिसमें हम बेसिक टर्म्स पढ़े, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के पढ़ेंगे, कुछ परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स, मतलब एक बार आप लोग क्वेश्चंस जब लगाने जाएंगे तो एक बार पूरा इसको रिवाइज करिएगा, बढ़िया से रिवाइज करिएगा, कंसेप्ट्स दिमाग में लाने की कोशिश करिएगा, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस लगने वाले हैं इसके, ठीक है। तो इसका क्या करना है आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हट रहे हैं नीचे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। देखिए इस चीज को समझते हैं क्या होता है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की जहां तक बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, कि जब
एटम्स मिलके कोई एटम्स दो डिफरेंट एटम्स या आपस में मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसी मॉलिक्यूल्स का जो वही मॉलिक्यूल्स जो फार्मूला का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब वो बताता है कि उसमें कितने एटम्स हैं। जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए एन ब्यूटेन। अभी अगर नहीं पता है इसके बारे में, वर्ड का नाम नहीं सुना है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो अभी क्लास 11 का सेकेंड हाफ मतलब वॉल्यूम 2 आएगा जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें सबका नाम आएगा वापस से। हम लोग सब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से शुरुआत होगी। ये एक टाइप का अल्केन है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक। अगर नहीं आया कोई, जैसे ब्यूटेन है, अभी समझते चलिए, सुनते चलिए क्या हो रहा है। ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्केन है, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हो गया? क्योंकि ये बता रहा है कि इसमें जो एटम्स यूज हो रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितना वो यूज हो रहा है। जैसे कार्बन इसमें कितना यूज हुआ 4, हाइड्रोजन कितना यूज हुआ 8, तो क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है, कितने एटम्स यूज हो रहे हैं उसको वो बता रहा है। तो ये क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला यही डिटरमाइन करता है, यही हम लोग को बताता है क्या कि किसी मॉलिक्यूल में मतलब किसी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने एटम्स, रिस्पेक्टिव एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो जैसे इसमें 4 एटम्स है कार्बन के, 10 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो ये मिलकर क्या बनाया? ब्यूटेन बनाया, ठीक है, बात समझ में आई। और इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फार्मूला को समझने की जरूरत है। इंपीरिकल फार्मूला को समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक, समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सिंपलेस्ट, देखिए दिस इज, लिख दे रहा है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स present in a molecule या compound, ठीक है, molecule या compound. This is the simple whole number ratio of the atoms या atoms of the elements present in a molecule, ठीक. This is the simplest whole number ratio of the atoms. Atoms मतलब constituent atoms मतलब जिस एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है। इस चीज को समझते हैं, इसी एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है एन ब्यूटेन का, C4H10, यहाँ लिख रहे हैं C4H10, ठीक है। इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कोई एटम है इसमें? नहीं है, ठीक है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक। कार्बन कितना है? 4, हाइड्रोजन कितना है? 10, मतलब रेशियो कितना है? 4:10 का। तो क्या इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 4 और 10 का रेशियो है यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट करिए तो 2:5, 2:5। इससे ज्यादा भी सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जो एन ब्यूटेन का इंपीरिकल फार्मूला है वो क्या होगा? C2H5, क्या होगा? C2H5, क्या होगा? C2H5। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन हम क्या बताएं? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो जैसे C4H10 है तो 4 और 10 का रेशियो चल रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करके हम लोग 2:5 पे ले आए। क्या यहाँ से और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2:5 किसी एक नंबर से क्या होगा? कट हो नहीं सकता है, ठीक। तो ये 2:5 इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर समझते हैं ना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक। तो उस मतलब ये ना डेसिमल में आना चाहिए या फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो 2:5 दोनों होल नंबर है, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो C2H5 इसका क्या हुआ? एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। C2H5 क्या हुआ? इसका एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आया? एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आया आप लोगों को? जैसे एक दो और एग्जांपल देके समझा रहे हैं, इस चीज को हम रख कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए बता रहे, आप देखिए इस चीज को देखिए। अब जैसे एन ब्यूटेन का आपको बता दिए, एन ब्यूटेन C4H10 का क्या था? C2H5, क्या था? एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे बेंजीन का फॉर्मूला C6
H6, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला इसका हम लोग कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है 6, कितना हाइड्रोजन है 6, तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो 6, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1:1 आएगा, मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ, EF लिख रहे हैं उसको, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ, ये CH हुआ, ठीक है। तो बेंजीन का क्या हुआ एम्पिरिकल फार्मूला CH, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दिमाग में बार बार घुमाइएगा इस बात को, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात होगी तो किसकी बात होगी, मतलब सिंपल कर रहा है उसको सिंपलीफाई कर रहा है, उसको कट करना है किसी एक नंबर से, ठीक, और कैसा लाना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में उसको लाना है, तो वही इसका कहलाएगा क्या, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला समझ गए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, एक और चीज देखिए, ठीक, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए वाटर की बात करें, वाटर से समझते एक चीज, तो अब देखिए वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, या मॉलिक्यूलर मास फार्मूला तो हो गया, H2O क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है। वाटर की बात करें तो MF क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है, वाटर का, ठीक, वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है, ठीक है। अब देखिए इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास, वाटर के मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आप जानते हैं, 2 इसका 16 इसका कितना, 18 यूनिट होता है, ठीक है, 18 यूनिट होता है, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाटर में हाइड्रोजन कितने परसेंट में है और ऑक्सीजन कितने परसेंट में है, हाइड्रोजन कितने परसेंट में है और ऑक्सीजन कितने परसेंट में मौजूद है, तो आप लोग कैसे बताएंगे, आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग की बात करें, एग्जाम में कुछ टोटल मान लीजिए ग्रैंड टोटल है, आप लोग का एग्जाम में रिजल्ट आता है ना फाइनल एग्जाम का, तो उसमें ग्रैंड टोटल है मान लीजिए 500, उसमें से किसी बच्चे ने पाया 450, ठीक है, 400 पाया, 450 पाया, ठीक, तो क्या करते हैं, तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होता है अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो वही क्या करेंगे, इसमें जिसका मास के बारे में पूछ रहा है, जिसका मतलब कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन वाटर मॉलिक्यूल बाय मास, कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द वाटर बाय मास, तो कैसे निकालते हैं इसको, कैसे निकालते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना है, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है, एक हाइड्रोजन पे एक, तो 2 हाइड्रोजन पे 2, तो 2 मास हो गया 2 मास, 2 मास का टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है वाटर का 18 इनटू 100 करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 11.79 के आसपास परसेंट, ठीक है, 11.79 के आसपास आता है परसेंट इसका, ठीक है। और ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन क्या आता है, ऑक्सीजन में कितना एक ही है, तो 16/80 इनटू 100, ठीक है। तो ये कितना आता है, ये कितना आता है, ये अप्रॉक्स आता है 88.21%, ठीक है। एक का पता चल गया तो दूसरे का तो ऑलरेडी ऐसे 100 में से सबट्रैक्ट करके पता चल सकता है, लेकिन निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर निकालना है तो आप लोग ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे क्लैरिफाई करेंगे। तो ये तो था, निकाल दिए हम लोग परसेंटेज कि किसी का मॉलिक्यूल में कोई एटम्स प्रेजेंट है तो कितने परसेंटेज बाय मास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज हमने निकाला इसको बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या बोलते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या बोलते हैं इस चीज को, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है, ये दोनों चीज यहाँ पे निकाला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक। तो एक चीज तो हो गया, अगर मैं आप लोग को मॉलिक्यूल दूं और उसमें से पूछूं, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे, जैसे वाटर का दे दिए, और पूछे कि उसमें कितना परसेंट एटम्स प्रेजेंट है, मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, उसमें जो जो एटम्स इंक्लूडेड है, पूछे उसमें कितने परसेंट में वो है, तो आप लोग तो बता दोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग बता दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट मतलब अब हम इसका उल्टा चीज पूछेंगे, मान लीजिए हम आप लोग को परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिए एटम्स का, और हम पूछे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बात समझ में आ रही है। अगर जैसे यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछे थे, अब हम इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं, हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन देंगे कि किसी मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन, जैसे वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर का तो अभी हम निकाल चुके हैं, मान लीजिए इसी का एग्जांपल लें, तो अगर हम बोले कि अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम लोग को फार्मूला नहीं पता है, ठीक, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 11.79%, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन है 88.21%, तो बताइए क्या कि उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास 18
फॉर्मूला कौन सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, ठीक। तो यहाँ पे तो आपको परसेंटेज पता है, ऑक्सीजन का भी पता है, ऑक्सीजन का भी पता है और हाइड्रोजन का भी पता है, तो आप लोग तो अभी कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे दिए होते हैं, ऐसे कंपोजिशन दिए होते हैं जिनका फॉर्मूला निकालने के लिए एक रूल होता है, जो एक हम लोग चार्ट बना के उसको करते हैं बढ़िया से। तो वो करने के लिए आप लोग को एक स्टेज, एक रास्ते से होकर जाना पड़ता है, और वो रास्ता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले वो हम लोग जब सॉल्व करने लगते हैं, जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने लगते हैं, तो ये बीच में एक रास्ता आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहले आता है, इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जब परसेंटेज फॉर्मूला दिया जाएगा तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो इस चीज को पहले हम रख कर लें। तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला एक रास्ता है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो फॉर्मूले का होता है, वो एक रास्ता है जो कि हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चंस लेंगे और उसके माध्यम से हेडिंग भी हम रख कर रहे हैं, ठीक है। ये हेडिंग भी रख कर रहे हैं हम, और एक क्वेश्चन उठाएंगे और उससे समझेंगे कैसे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन है, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक। तो चलिए समझते हैं फॉर्मूले से, क्वेश्चन से, कि कैसे हम लोग एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करते हैं जब परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, ठीक है, ठीक। एक हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है, उसका नाम नहीं बताया, वही तो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग के पास है जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78। फिर क्या कह रहा है, and its percentage composition is given what, 92.4% कार्बन है उसमें, 92.4%। कार्बन कितना हुआ है, कार्बन कितना दिया हुआ है, 92.4%। कार्बन कितना दिया हुआ है, 92.4%। और एक और क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना, इधर लिख रहे हैं उसको, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन 7.6%, ठीक है। 7.6% में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और 92.4% में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है। तो हम लोग को बताना है क्या, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, तब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आसपास आते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके बाद ही आता है, ठीक। तो सब करते कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम ये बता रहे हैं, उसके बाद सब क्वेश्चंस इसी टाइम इसी कांसेप्ट पे लगने वाले हैं, ठीक है। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक। तो चलिए करते हैं। जैसे इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स, देखिएगा एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक। फिर एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग उसके बाद, ठीक है। सबसे पहले जो कॉलम होता है उसमें एलिमेंट्स मतलब क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं मिलेगा तो, लेकिन हम ट्राई करते हैं हट जाए इसी में, ठीक है। तो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसको हम लोग लिखते हैं उसका परसेंटेज मतलब कितने परसेंट में वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना उसका परसेंटेज कंपोजिशन है, ठीक है। तो इस कार्बन का कितना है, 92.4% है, ठीक है। अब परसेंट का साइन ऊपर लगा चुके हैं तो नीचे नहीं लगाएंगे। 7.6 क्या है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो पहले 92.4 कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन 7.6 हो गया। अब एटॉमिक मास लिखते हैं इसका, दोनों का अलग अलग एटॉमिक मास जैसे कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मोल्स ऑफ एटम्स निकालते हैं। देखिए कैसे कैसे हो रहा है, मोल्स ऑफ एटम्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ एटम्स मतलब कैसे होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकाल रहे हैं ना, मोल्स सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन मास है वो परसेंटेज के टर्म में, ठीक है। जो भी दिया हुआ है हम लोग को तो मास दिया नहीं हुआ है, कार्बन परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है। तो
इन सब क्वेश्चंस में जो परसेंटेज दिया रहता है कंपोजिशन, उसी को हम लोग गिवन मास मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है इन सब क्वेश्चंस में, उन्हीं को हम लोग गिवन मास मान लेते हैं, क्योंकि इस सब क्वेश्चंस में मास तो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, मास दिया है, किसी का दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है? परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। तो हम लोग इसी को क्या करते हैं? गिवन मास मान लेते हैं और इसको मोलर मास मान लेते हैं। मोलर मास क्या होता है? यही चीज है, ग्राम में करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स यूनिट लेस होता है, मतलब ग्राम ग्राम कट जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब 92.4 डिवाइडेड बाय 12, फिर 7.6 डिवाइडेड बाय 1। तो इसकी वैल्यू तो 7.6 आएगी। ठीक है, 7.6 आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 7.7। सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.7 के आसपास। ठीक है, ठीक है, मोल्स ऑफ एटम्स निकल गए। इसको हम ऐसे ही सेपरेट कर दे रहे हैं, ऐसे कैसे ऐसे होता है। ठीक है, ये आ गया मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, मोल्स ऑफ एटम्स के बाद आता है क्या? मोल रेशियो। क्या आता है? मोल रेशियो को निकालते हैं। मोल रेशियो समझिएगा, मोल रेशियो, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोल्स रेशियो, मोल रेशियो कैसे निकलता है देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक पहले कर ले, फिर उसके बाद हम लोग एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे। समझ में नहीं आया तो घबराइएगा मत। ठीक है, देखिए सबसे पहले एलिमेंट्स निकाले। एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, उसका परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। एटॉमिक मास याद होना चाहिए, याद होगा आप लोग को, बहुत अच्छी बात है, लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं? मोल्स ऑफ एटम्स। क्या करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपने अपने एटम के लिए। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो मतलब, अब देखिए, अभी मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड दिया हो जिसमें इन दोनों के अलावा और भी कुछ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आ जाए। ठीक है, तो तीन कॉलम बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ जाएगा, उसका भी परसेंटेज कंपोजिशन आएगा, उसका भी एटॉमिक मास आएगा, उसका भी मोल्स ऑफ एटम्स आएगा। ठीक है, तो अब ये जो जब तक जिसका जिसका मोल्स ऑफ एटम्स आता है, ये जो 7.7 7.6 आया हुआ है, इसमें चूज करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। क्या? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन है इन दोनों में? 7.6 7.7 7.6 है, उससे इन दोनों को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? मोल रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे इन दोनों में छोटा कौन है? 7.6, तो उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7.6 से 7.7 को डिवाइड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 7.6 को 7.6 से डिवाइड करेंगे। ठीक, मतलब इन दोनों में से जो छोटा हो उससे दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग 0 करके कुछ आएगा आगे। ठीक है, 0 पॉइंट मान लीजिए 0 करके कुछ आ रहा है, 1.01 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए तो 1 ही आएगा। मानना क्या है? 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम बनता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। सिंपल होल नंबर रेशियो। देखिए इसमें क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे पॉइंट में आया, ये तो होल नंबर है नहीं, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। फिगर क्या? राउंड ऑफ मतलब जिस होल नंबर के पास है उसके अबाउट इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे ये 1 के पास है, 1 के बाद अगला होल नंबर कौन सा आता है? 2 आता है, तो 2 के पास तो ये है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे? 1, और इसको भी लिखेंगे 1, क्योंकि ये 1 के ही पास है, 1 है ही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए? एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद हम लोग उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखे, एटॉमिक मास लिखे, फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख के मोल्स ऑफ एटम्स निकाले, फिर मोल रेशियो निकाले और सिंपल होल नंबर रेशियो निकाले। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो निकाले, जो कि आया 1 और 1। ठीक है, तो ये जो 6 कॉलम बने हुए हैं, ये 6 कॉलम आपको हर क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये 6 कॉलम्स बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है वो किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है? ये हम लोग निकालते हैं इससे क्या? इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला भी क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो, तो मतलब अभी कार्बन कितना आया? 1 आया। हाइड्रोजन कितना आया? 1 आया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो द इंपीरिकल फार्मूला, द सिंपलेस्ट रेशियो, द सिंपलेस्ट रेशियो पर लिखते हैं, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ एटम्स लिखे या कार्बन इज टू हाइड्रोजन लिखे, कितना आया? 1:1, 1:1 आया। सिंपलेस्ट रेशियो देख रहे हैं ना, कितना आया? 1:1 आया। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? द इंपीरिकल फार्मूला, EF लिख रहे हैं उसको, इंपीरिकल फार्मूला कितना आएगा? CH, कितना आएगा? CH 1 1। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंपीरिकल फार्मूला CH आ गया। ठीक, अब देखिए, अब स्पेस नहीं है तो हम ऊपर कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था। अब क्वेश्चन आ रहे होंगे, अब उन्होंने किया होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोग को इंपीरिकल फार्मूला मिल जाता है, मतलब हम क्या बताते हैं? इंपीरिकल फार्मूला क्या है? एक रास्ता है जहां से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला तक
पहुंचते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने के लिए हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला से होके जाना होता है, तब हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, CH आ चुका है। अब वहां से चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ, ठीक है। ये भी थोड़ा सा रखते हैं स्टार्टिंग का, ठीक है। अब देखिए अब जैसे ही हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है, हम लोग क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल मतलब ये फार्मूले का मास, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्या निकालते हैं इसके बाद से जो अगली लाइन है वो ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। हम लोग क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसका मास कितना हुआ, CH का मास कितना हुआ 12, इसका कार्बन का 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 + 1 13, कितना हुआ 13। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हुआ 13, क्यों, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला ये है, इसमें 12 मास आया कार्बन का, 1 आया हाइड्रोजन का, तो दोनों को जोड़ देंगे 12 + 1 13। समझ में आया 13 कैसे लिखे हैं, ठीक है, तो 13, ठीक। अब देखिए क्वेश्चंस अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था 78, कितना दिया हुआ था 78 दिया हुआ था, हम लोग देखे अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग को पता ही है, मॉलिक्यूलर मास ऐसे लिख रहे हैं, m मास हम लोग को पता है कितना 78 दिया हुआ है, कितना 78 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से एक टर्म निकालते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी निकालते हैं जिसको बोलते हैं n, स्मॉल n, ये कुछ भी होल नंबर है, ये कोई भी होल नंबर है, ठीक है। n क्या है, कोई भी होल नंबर है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये कुछ भी एक नंबर है। n क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। निकालते कैसे हैं, देखिए n को निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर मास मतलब जो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को हम m से लिख रहे हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास, और यहाँ पे लिख रहे हैं mm मतलब मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास, EMF मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो बात चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास दी रखा है कितना 78, और एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोगों ने निकाला कितना 13, तो आंसर कितना आएगा, शॉर्ट करेंगे तो आएगा 6। n की वैल्यू कितनी आएगी 6, n की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है, n की वैल्यू 6 आ गई। अब इस n की वैल्यू को और इस एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। कैसे, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि पूछा है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि क्वेश्चन में हम लोग का जो रिक्वायर्ड चीज है, जो हम लोग को निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला थोड़ा सा और रख कर रहे हैं। अब देखिए n की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है, n की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, 6 आई है, n की वैल्यू 6 आई है, और एम्पिरिकल फार्मूला कितना था CH मतलब 6C भी होगा, H भी कितना होगा 6C भी होगा, 6H भी होगा, मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो C6H6 आएगा, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, वो कौन सा था, C6H6 बेंजीन था। क्या था, बेंजीन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नीचे, अब यहाँ पे आप लिख चुके होंगे बेंजीन। वो कैसा फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है, किसका फार्मूला है, बेंजीन का फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, पहले तो ये जो रिक्वायर्ड फार्मूला था वो किसका था, बेंजीन का, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के बुक्स में, एनसीईआरटी में, साइंस बुक्स में दिए रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही जो प्रोसीजर है मैंने एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके बता दिया, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यही प्रोसीजर, यही कंसेप्ट सब क्वेश्चंस पे लगाएंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस पे आप लोग लगाएंगे। सेम कंसेप्ट आप लोग पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखेंगे, भले उसमें कितने भी आइटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, ये तो 2 के लिए था, और 2 जितने भी रहेंगे उससे
फिर क्या करेंगे, उसका एटॉमिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा वो आप लोग लिखेंगे। एटॉमिक मास आप लोग को खुद याद रखना है, ठीक है। एटॉमिक मास के लिए कोई कभी कुछ बताएगा नहीं, आप लोग को ये प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर आप लोग मोल्स ऑफ एटम्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बार बार कह रहे हैं गिवन मास क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को परसेंटेज कॉम्पोजिशन को गिवन मास मान के चलना है और एटॉमिक मास को मोलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास को मोलर मास मान के चलेंगे। फिर मोल्स ऑफ एटम्स निकालेंगे। फिर जो इन सब में, यहाँ तो 2 था, मान लीजिए 3-4 एटम्स होंगे उसमें, तो जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक। डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ सिंपल होल नंबर में आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट में आएगा उसको राउंड ऑफ करके उस होल नंबर के पास करेंगे, जिसके होल नंबर को लिखेंगे जिसके वो पास हो गए। जैसे 1.01 किस होल नंबर के पास था, 1 के पास था, तो हम यहाँ पे 1 लिखे थे, ठीक है। और यहाँ 1 ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो किसी ना किसी में तो 1 आएगा, क्योंकि उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से, तो 1 तो आना ही है। किसी केस में 1 आएगा, किसी केस में पॉइंट में आएगा, तो उसको उस पर्टिकुलर होल नंबर के पास लिख देंगे, तो वो जो सिंपल जो नंबर आएगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा, ठीक है। सिंपल रेशियो आएगा, ठीक है। उसकी मदद से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। कभी कभी मॉलिक्यूलर मास की जगह वीडी दिया रहता है, वेपर डेंसिटी दिया रहता है, वेपर डेंसिटी। तो घबराने की बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, मॉलिक्यूलर मास की जगह वेपर डेंसिटी दे रहता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू, मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसको भी कहीं आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी कर देते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं, तो निकल जाता है n की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। और वो कैसी आएगी, n की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा पॉइंट में नहीं आने वाली है। n की वैल्यू हमेशा एक पर्टिकुलर होल नंबर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकती है, ठीक है। होल नंबर वाले फॉर्म में कुछ भी आएगी। उसको क्या करेंगे, जो हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला आया था उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम लोग फाइनल फार्मूला जो रिक्वायर्ड फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला का वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट किसका, एम्पिरिकल फार्मूला का, मॉलिक्यूलर फार्मूला का और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। आई होप आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में, कंसेप्ट से चिपके रहिएगा और क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, तो उसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और हम लोग क्या बढ़ेंगे उस चैप्टर पे, मतलब इस चैप्टर के एंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अब शुरू होगा क्या, बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आप लोग देख ही चुके हैं कैसे कंसेप्ट इसका फॉलो हुआ है, ठीक है। चलिए।